कॉप 30 के बारे में पढ़ना है हमको, है ना। कॉप 30 नहीं पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा हिस्ट्री उसका जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस साल कॉप 30 बेलेम ब्राजील में हुई थी, यही हुई थी ना, ये तो याद होगा, है ना। बेलेम ब्राजील में कॉप 30 हुई थी। ये कॉप होता क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ ये 30 नंबर क्या है? 30th मीटिंग, ठीक है, या 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हाट? ऑफ UNFCCC, ठीक है। जब हम कॉप की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बात कर रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स हैं, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पार्टीज हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। तो उसी की 30th मीटिंग इस साल जो है ब्राजील में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? UNFCCC, ठीक है। व्हाट इज दिस UNFCCC? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। हेडक्वार्टर पक्का देख लो, पेरिस में तो नहीं होना चाहिए UNFCCC का, नहीं है, कहीं और होगा, नहीं, बॉन जर्मनी, ठीक है। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट है इट इज इन बॉन जर्मनी, ठीक है। हमें इन्हीं कुछ पास्ट में हुई कॉप के इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं अलग अलग कॉप में, वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट कि हमें UNFCCC आई कहां से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले 1972 में जाना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंट को लेकर के पहली बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई हुई थी, तो वो हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? (1972) में फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे वर्ल्ड की, ठीक है। इंडिया की तरफ से, इंडिया ने अटेंड किया था। किसने अटेंड किया था? इंदिरा गांधी ने इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी क्लाइमेट के सब्जेक्ट को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के जो हुई थी, तो दैट वाज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर कुछ 21 प्रिंसिपल्स, कुछ एजेंडाज ये डिसाइड किए गए थे, इन्होंने अलग अलग टाइम पे हुआ, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिवली ये कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद जो मेन अगर हम देखें, उन्हीं प्रिंसिपल्स को दोबारा से डिसाइड करने के लिए एक बार फिर से लगभग 20 साल के बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है इन 1991। किस नाम से जानते हैं? रियो अर्थ समिट, वन ये, ठीक है, रियो अर्थ समिट, ठीक है। इसको हम जानते हैं रियो अर्थ समिट के नाम से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए थे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट द अर्थ, ठीक है। कौन कौन से इनिशिएटिव थे? पहला कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ काम करेंगे, तो इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, FCCC। पहली ऑर्गेनाइजेशन तो ये बना दी उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बोला सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें बनाना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, UN कन्वेंशन ऑन
बायोडायवर्सिटी। सिर्फ इससे भी काम नहीं चलना था, एक और ऑर्गेनाइजेशन हमने यहां पर बनाई थी जिसको हम जानते हैं यूएन। क्या है ये? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे बनी है। अब जब बनी है, कुछ मेंबर्स हैं जो इनको ज्वाइन करेंगे, कुछ इसको भी ज्वाइन करेंगे, कुछ इसको भी ज्वाइन करेंगे, सबकी अलग अलग पार्टीज है, ठीक है। अब इसके बाद से अब अर्थ समिट तो हो चुकी है, अब इसके बाद से ऐसी कोई समिट नहीं होगी। उसके बाद से इन्हीं के मेंबर्स हैं जो आपस में मिलकर के बैठ करके बात करेंगे कि हमें क्लाइमेट के लिए क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए क्या करना है। और उनकी जो मीटिंग होगी उनको हम सीओपी के नाम से जानते हैं। तो सीओपी आपको साल में 2-3 बार दिखाई दे जाएगी। कभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हो रही होगी इस पर्पस के लिए, कभी इसकी पार्टीज मीट करेंगी, कभी इसकी पार्टीज मीट करेंगी। अभी जो जिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग दी UNFCCC, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो 1992 से हम स्टार्ट होते हुए देखेंगे। इसके बाद कुछ मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जहां से बहुत मेजर डिसीजन आए हुए हैं, हमें वो पढ़ने यहाँ पर, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो UNFCCC का काम क्या है? टू कॉम्बैट दी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में इश्यूज क्या हैं? व्हाट आर द इश्यूज? ठीक है। अगर हम मेजर इश्यूज देखें तो सबसे पहले पोल्यूशन और क्या है? ओजोन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओके। मेजर इश्यूज जिनके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होंगी और इन्हीं के ऊपर ये बात करेंगे, और इन्हीं के लिए बार बार अलग अलग टाइम पे डिसीजंस लिए जाएंगे। अब इनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? आइलैंड कंट्रीज। क्यों आइलैंड कंट्रीज अफेक्टेड है? ग्लोबल वार्मिंग, जहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस राइज की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने की वजह से जो हमारा जो ओशियन का लेवल है वो राइज हो रहा है। अब जब ओशियन का लेवल राइज होगा, वो जो चारों तरफ से ओशियन से घिरे हुए सबसे ज्यादा खतरा तो नहीं, कभी भी डूब जाएंगे पूरे, ठीक है। तो मोस्ट अफेक्टेड जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से है वो कौन से कंट्रीज है? आइलैंड कंट्रीज है, या फिर जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है। अब ये जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज, इसके पीछे मेजर वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज के पीछे मेजर वजह क्या है? मेजर वजह इज पॉल्यूशन। मेजर वजह क्या है? पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस है, दो ही चीजें होंगी ना, ठीक है। या तो पॉल्यूटिंग गैसेस दिखाई देंगी या फिर ग्रीन हाउस गैसेस दिखाई देंगी। ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग, उन्हीं की वजह से हो रहे हैं दोनों चीजें। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन होल का जो अगर हम कहें कि स्प्रेड होना है, दैट इज ड्यू टू दी ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? कार्बन एमिशन। तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कार्बन एमिशन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में ना एक कैपेबिलिटी होती है, दे एब्जॉर्ब द हीट्स। जो भी सन से हमारी जो रेज आ रही है, हमारे यहाँ पे अर्थ पे एक बैलेंस बना होता है कि अगर हमारे अर्थ पे 100 यूनिट्स आई है तो वो 100 की 100 यूनिट्स वापस चले जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ में इस टाइप का बैलेंस है, हमारे जितना हीट हमारे यहाँ पर चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, वो टेम्परेचर यहाँ पर है। लेकिन कुछ गैसेस होती है, अगर उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाए तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे अगर मान ले, कोई एग्जांपल ले कि एक पूरा टेबल है, ठीक है, इस पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी जो है चारों तरफ बिखेर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी चारों तरफ बिखेर दिया, और एक वो जो पानी सोखने वाला जो क्या बोलते हैं उसे, फोम जिसे, स्पंज जिसे हम कह सकते हैं, वो स्पंज मैंने रख दिया,
ठीक है, उस स्पंज से मैंने पूरा इसको साफ करने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, उसके बाद और ज्यादा तो ये सोक नहीं कर पाएगा, मुझे एक्स्ट्रा स्पंज की जरूरत पड़ेगी। सेम हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है। एनवायरनमेंट में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ था, जहां पर हमारी कुछ रेज आ रही थी, जितनी हमें चाहिए उतनी हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। लेकिन हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ गैसेस रिलीज करनी शुरू की, और उसके कारण क्या हुआ कि वो उन गैसेस ने ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, इनको ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ग्रीन हाउस कैपेबिलिटीज होती है। ग्रीन हाउस कैपेबिलिटीज क्या होती है कि सनलाइट को आने दो, जाने मत दो, यानी उसको कैप्चर कर लो। ये यहां पर उस हीट एनर्जी को कैप्चर कर सकती है। तो हमारे एनवायरमेंट में जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। अभी धीरे धीरे यही हो रहा है। एक तो पॉल्यूशन इंपैक्ट कर रहा है क्लाइमेट को, और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस इंपैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे इश्यूज हमें दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये इंपैक्ट किया किसने, मेजर इंपैक्ट कौन कर रहा है। तो मेजर इंपैक्ट में अगर हम देखें तो यहां पर हमें दो देशों के बीच में लड़ाई होती हुई दिखाई देगी, बिटवीन द डेवलप्ड एंड क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हम पढ़ेंगे इनमें इन्हीं के बीच में लड़ाइयां हैं आपस में। क्या लड़ाइयां हैं कि बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे हैं, देखो कि 1950s तक तो हम तो गुलाम थे, जो भी किया तुमने किया है, तुमने इंडस्ट्रीज बनाई और इंडस्ट्रीज बना करके अपने आप को डेवलप कर लिया है, यानी अभी तक एनवायरनमेंट में जितना ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुई है, जितनी भी हो रखी है, वो सब तो तुम्हारी वजह से हुई है। तो तुम्हारी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हमारा टाइम है डेवलप होने का, डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही है अब हमारा टाइम है डेवलप होने का, तो हमें भी उतने ही ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने दो, जितने तुम कर चुके हो तुम बंद कर दो, ताकि एक बैलेंस बन जाए कि तुम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट मत करो, हमें करने मत दो, हमें बेसिकली करने दो ताकि हम डेवलप हो जाए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोल रही है कि ये जो अर्थ है ना, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्थ क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें सिर्फ हम क्यों आए आगे, तुम भी हमारा साथ दो और तुम भी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करो। तो इसीलिए ये लड़ाई दोनों के बीच में दिखाई देगी, डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में। ये बोल रही है क्योंकि तुम पहले कर चुके हो, अब क्योंकि हमारी जरूरत है, हमें भी हमारे लोगों को जवाब देना है, अदरवाइज वो पूर रह जाएंगे, तो इसीलिए उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तुम तो बंद कर दो, लेकिन हमें वो स्पेस दे दो। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं, सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ हम क्यों बंद करें, तुम भी हमारे साथ दो और तुम भी ग्रीन हाउस गैसेस को बंद करो। अब ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने बंद कर देने से दिक्कत क्या है, कर देनी चाहिए। हम ऐसी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बना रहे जो पॉल्यूशन कम कर दे, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इशू एक है, क्या इशू है, वो टेक्नोलॉजी तो हो, और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी किसके पास है, क्यों है इनके पास, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, जो डेवलपिंग कंट्रीज बियर नहीं कर सकती। मान लो कोई इंडस्ट्री उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी इंडस्ट्री को बना भी दे डेवलपिंग कंट्री में, तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो महंगा होगा, तो वहां के लोगों में तो ऑलरेडी जो महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, वो उन चीजों को कैसे खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये इशू डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग में आपको दिखाई देगा जब हम इसमें पढ़ेंगे UNFCCC में। ठीक है, तो ये इशू आते रहेंगे, और इसी के लिए आपको बीच बीच में मल्टीपल इश्यूज दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल ले, अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, इसमें एक क्योटो प्रोटोकॉल हमें पढ़ना है, पहला वही है।
ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसका रिजल्ट था क्योटो प्रोटोकॉल COP3, हम पढ़ेंगे 1997 में हुई थी। इसके रिजल्ट में था कि हमें गैसेस का जो एमिट है उसको लिमिट करना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको लिमिट करना है। इसका क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस टू बी लिमिटेड। और ये जो प्रोटोकॉल था, दिस वाज लीगली बाइंडिंग on Annex 1 countries। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, दिस वाज लीगली बाइंडिंग ऑन Annex 1 countries। ये Annex 1 countries अगर हम देखें तो ये Annex 1 countries हमारी डेवलप्ड कंट्रीज थी, यानी यहां तक कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री को मनाने में तय हो गई थी। ये मान चुके थे कि ठीक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए इन्हीं के ऊपर हम लीगली बाइंडिंग इसको बनाते हैं। तो किसके ऊपर लीगली बाइंडिंग किया गया, डेवलप्ड कंट्री में। और यहीं से हमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हुई दिखाई देंगी। क्या आती हुई दिखाई देंगी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको हम CBDR के नाम से जानते हैं कई बार, ठीक है, दिस इज नोन एज CBDR। इसका मतलब क्या है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन सबके ऊपर अलग अलग तरीके से लागू होगी। डेवलप्ड कंट्री विल हैव टू पे मोर, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री विल हैव टू पे मोर, ये हमें यहां पर दिखाई देगा, क्योटो प्रोटोकॉल में आए, ठीक है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे बाद में डेवलप्ड कंट्री की टोन चेंज होती हुई दिखाई देगी कि सिर्फ हम क्यों, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों नहीं, और इसी का रिजल्ट हमें दिखाई देगा। क्योटो प्रोटोकॉल को हमने दो फेज में लागू किया, दोनों फेज में फेल हुआ। दोनों फेज में हमें क्या होता हुआ दिखाई देगा, फेल होता हुआ दिखाई देगा। फेल होने के पीछे रीजन यही था कि हमने टारगेट्स बनाए और वो टारगेट थोप दिए कुछ कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में उन कंट्रीज का ईगो हर्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्यों माने, तो किसी ने माना नहीं, तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल बिकेम अ फेलियर। इसीलिए इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, इसको चेंज करने के लिए आपको आता हुआ दिखाई देगा पेरिस एग्रीमेंट। क्या आता हुआ दिखाई देगा, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, 2015 में, ठीक है। 2013 तक हमारा सेकंड फेज, 2013 से 18 सेकंड फेज था, लेकिन वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया था। तो हमें ये लगा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि लोग कम से कम सीरियस हो और अपने हिसाब से अपने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करना कम करें। तो इसके लिए यहां पर वो सॉल्यूशन निकल करके आया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन वाज INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि देखो किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं थोपा जाएगा, हर एक कंट्री अपना टारगेट खुद डिसाइड करेगी। हर एक कंट्री नेशनली खुद अपने आप से डिटरमाइन करेगी कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है इनटू द कटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्लियर है, यहां पर क्या हुआ, हमने हर एक कंट्री को बोला कि अपने अपने टारगेट बनाओ और सबमिट करो, अपने अपने टारगेट बनाओ और सबमिट करो, और सभी कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट बना करके सबमिट करना शुरू किया, जिसको हम अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं कि 2030 तक हमें क्या करना है, 50% रिन्यूएबल सोर्सेज पे
शिफ्ट करना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, ये टारगेट्स हैं, एनडीसी टारगेट्स बोला जाता है उन्हें हम क्या टारगेट बोलते हैं, एनडीसी टारगेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वाला फेल क्यों हुआ था, वो थोपा गया था, और ये वाला क्यों सक्सेस होता जा रहा है, ये खुद के हिसाब से डिसाइडेड टारगेट है। लेकिन फिलहाल जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस हिसाब के टारगेट लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं, उस हिसाब से जो टारगेट हमने रखा हुआ है, टारगेट हमने क्या रखा था इस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में, इसमें टारगेट हमने रखा कि जो भी टारगेट डिसाइड करो वो ये सोच करके डिसाइड करना है कि हमें इस सेंचुरी के एंड तक, कब तक, 2100 तक हमारा जो टेम्परेचर है वो लिमिट करना है टिल 1.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा में जितना टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए लास्ट तक जाते रहते। आपको जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करना है कर लो, लेकिन इस हिसाब से करना है कि हमारा ये टेम्परेचर कट ऑफ ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यानी इतना तक आ जाती है। हम ऑलरेडी 1.5 के आसपास पहुंचे हुए हैं, ठीक है। 1.5 के आसपास तो अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में हम इस डाटा को ब्रीच कर चुके हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशियली अगर हम देखें, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से देखें, ठीक है, हालांकि इसको ईयर्स के हिसाब से नहीं, एवरेज टेम्परेचर को जनरली हम नापते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें, इस स्पीड से हमें इसको पढ़ना है। इसी के लिए जब क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो इससे लड़ने के लिए हमें कुछ फंड्स को एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो पैसे का भी यहां पर इशू चलता है। अलग अलग कॉप्स में, अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पैसे को लेकर के इशू रहा, क्योंकि जब आइलैंड कंट्रीज हैं, उन्हें जब हम किसी ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हैं, नुकसान तो उनका हो रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ पैसे भी रेज करके उनको देने पड़ेंगे ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए बेटर टेक्निक्स को अपना सके। इसके लिए भी हमने मल्टीपल फंड्स को अलग अलग टाइम पे बनाया है। अब जब भी हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात करेंगे तो 2 तरह की टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। किस किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, इधर एडेप्टेशन और थ्रू मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के 2 तरीके हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं, या तो मिटिगेट करो। मिटिगेट करना मतलब क्या होता है, व्हाट इज मिटिगेट? मिटिगेट क्या होता है, इंटेंसिटी को रिड्यूस करना इज मिटिगेट, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रोकना इज नॉट मिटिगेशन, उसको कंट्रोल करना इज मिटिगेशन, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना या इंटेंसिटी को कम करना इज कॉल्ड एज मिटिगेशन। तो या तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर लें, कम कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो स्लो हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ दी, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, जिसको हम मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, एलन मस्क के आधार पर कि जो होना है होने दो, हम एडप्ट कर लेते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उस हिसाब से हम अपना रहना सहना चेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि कोई भी क्लाइमेट चेंज हो जाए हमारे ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े। टेम्परेचर चाहे 70 हो जाए, हम घर ऐसे बना लेते हैं अंदर हमें पता ही ना लगे। दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन, ठीक है। कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, आगे ना हो उसके लिए मिटिगेट करते हैं, जो हो चुका है उसके हिसाब से रहने के लिए खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो 2 ही सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इधर मिटिगेशन और एडेप्टेशन। क्लियर है? या तो हम खुद को अडेप्ट कर लें अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरमेंट, न्यू क्लाइमेट, या फिर
हम उस क्लाइमेट चेंज को स्लो कर दें, ना चेंज होने दें। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इन्हीं दोनों चीजों के लिए फंड बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, या तो हम एडेप्टेशन फंड बनाएंगे कि उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है उनको इस चेंज एनवायरनमेंट में रहने के लिए हम वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें या सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो उसी चेंज एनवायरनमेंट में जब उन्हें रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन फंड। उसे हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन फंड। और वहीं पर जब हम क्लाइमेट चेंज ना होने के लिए जब कोई फंड बनाएंगे तो उसे हम ग्रीन क्लाइमेट फंड या कोई भी फंड नाम दे सकते हैं, विच विल बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये कुछ क्लाइमेट फंड्स के नाम हमें दिखाई देंगे। अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉप है जो पुराने से लेकर के अभी तक, वो हमें लिखनी है। लिख लो उनको। सबसे पहले कॉप 31 कहां होगी? पक्का? टर्की में, टर्की में होने वाली है, अंताल्या में। कॉप 31 कहां होगी? टर्की बोलते हैं, तुर्की बोलते हैं? तुर्की है। ठीक है, ठीक है, लिख लो। कॉप 3, COP3 कहां हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल बताया ना अभी। हाँ, COP क्योटो, जापान, 1997। 97। ठीक है, रिजल्ट क्योटो प्रोटोकॉल, रिजल्ट क्या था? लिमिटेशन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीनहाउस गैस। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और जहां पर लीगली बाइंडिंग, जो बेसिकली हमने Annex 1 कंट्रीज को बोला था कि आपके टारगेट्स हैं, आपको इतना कम करना है, और 2 अलग अलग फेजेस में इसको किया गया था लॉन्च। ठीक है, लॉन्च किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसका रिजल्ट था क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद कॉप 7, कॉप 7 हुई थी माराकेच भी लिख देते हैं, माराकेश भी लिख देते हैं, दोनों ही लिखे जाते हैं। ठीक है, माराकेश, मोरक्को। मोरक्को। इसका इंपॉर्टेंस है, इट रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो, फिर 2001 इट रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद कॉप 8 2002। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया में होने वाली अकेली कॉप यही है। ठीक है, न्यू दिल्ली। कॉप 8 हुई थी न्यू दिल्ली में 2002। ठीक है, तो जब इंडिया में हुई है तो यहाँ पर हमने 4 कंट्रीज के लिए बात करनी शुरू की थी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आउटकम लिख सकते हो, हमने बात की थी इसमें डेवलपमेंट नीड ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। कॉप 1 कहां हुई थी? 1 नहीं लिखा हमने। कॉप 1 हुई थी बर्लिन जर्मनी में, उसको लिख लो कहीं पर, इसके ऊपर ही। कॉप 1 बर्लिन जर्मनी। कोई आउटकम ऐसा था नहीं वहां पर जो बताने लायक हो।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉप 15। कॉप 15 2009। कॉपर कौन से साल में? कॉप 97 में 3 है, तो हर साल हो रही है, तो कब हुई होगी? 95 में ना। हाँ, कोपेनहेगन। कौन सा लिखवा रहा हूं मैं? 15। कॉप 15 2009 कोपेनहेगन। डेनमार्क, ये डेनमार्क में है, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, यहां पर पहली बार, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग की पहली बार बात तो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन पहली बार प्लेज ली जाएगी कि वी विल गैदर $30 billion ईयरली, $30 billion pledged for $30 billion फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस दिखा देगा कि पहली बार फाइनेंसिंग की बात की गई, और मेनली अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज के लिए? मिटिगेशन के लिए, अडॉप्टेशन के लिए? एक बात बताओ, डेवलप्ड कंट्रीज को मिटिगेशन के लिए पैसे देने में दिक्कत होगी कि अडॉप्टेशन में? एडेप्टेशन में। एडेप्टेशन में उनके देश में तो कुछ जा ही नहीं रहा है, वहां से उनको देना पड़ेगा दूसरे लोगों को। मिटिगेशन में तो उनको खुद पे खर्च करना है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज को वहां देने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉप 16। में कैनकन, मैक्सिको। है ना, किस लिए इंपॉर्टेंट है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। और अभी UNFCCC का सबसे मेन फंड यही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कॉप 18 2012। नोन एज दोहा अमेंडमेंट, दोहा में हुई है। दोहा अमेंडमेंट इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज स्टार्ट करना है। पहला फेज था 2008 से, कहाँ गया, 2007 से 12, और दूसरा है 13 से 18। ठीक है, इस सेकंड फेज के लिए ये दोहा अमेंडमेंट किया गया था कि हमें और क्या इसमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्टेड, या फिर ये हमें सेकंड फेज हमें दिखाई देगा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। कतर में ना। हाँ, नेक्स्ट कॉप 19। कॉप 19 2013। वार्सो है पोलैंड में। ठीक है, यहां पर आया था फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस की फुल फॉर्म लिख लो, रिड्यूसिंग
इसी नाम से मिलेगा आपको ज्यादातर लिखा हुआ, लेकिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हालांकि इसको सीसीडी में पढ़ते हैं, यहाँ इसका ज्यादा काम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज COP21, पेरिस फ्रांस। पेरिस COP21 कहाँ हुई है? पेरिस में। इंपॉर्टेंट आउटकम, क्या था आउटकम? INDCs थे ना, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख चुके हैं। ठीक है, इसी में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर जो हमारी जो फंडिंग थी उसको बढ़ा करके $100 बिलियन किया गया था। तो 100 प्लेज फॉर $100 बिलियन पर ईयर, प्लेज फॉर $100 बिलियन per year for climate funding. Next, COP26 2021 में ग्लासगो, यूके। इसमें बेसिकली जब हम 2021 की बात करेंगे, 2021 वाज द ईयर जहां पर सभी कंट्रीज को अपने एनडीसीज सबमिट करने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां पर सभी कंट्रीज को अपने एनडीसीज सबमिट करने थे, और यहीं से नेट जीरो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और इंडिया का नेट जीरो का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट क्या है नेट जीरो का? नेट जीरो क्या है? व्हाट इज नेट जीरो? जीरो एमिशन ऑफ, पक्का? जीरो एमिशन नहीं होता, जितना एमिट करे उतना ही अगर हम एब्जॉर्ब कर ले, नेट जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट का मतलब क्या है? जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही माइनस कर ले। जितना हमने कार्बन एमिट किया है, अगर हम उतना ही कार्बन सिंक भी बना ले, उतने ही फॉरेस्ट बना ले, तो उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो नेट क्या बचेगा एनवायरमेंट में? जीरो। तो हम कार्बन एमिशंस को मिनिमम कर देंगे। ठीक है, मेनली अगर हम देखें कार्बन एमिशंस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कार्बन एमिशन इंस्टेड ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन? क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन एमिशन वहीं से चलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम 26 में आए थे ग्लासगो में, COP26 ने, यहां पर हमें एक और चीज समझ में आई कि हम कार्बन को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको टारगेट कर रहे हैं, इसके बजाय देयर आर सम गैसेस which are far more polluting and far more having far more intensity than the carbon dioxide in the greenhouse gases। मतलब उसकी जो कैपेसिटी अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, मीथेन CO2 से कहीं ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा हीट को कैप्चर कर सकती है। हमने इसको सोचा ही नहीं, और ये शॉर्ट लिव्ड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार एटमॉस्फेयर में चलेगी तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहने वाली है, इसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं है। तो हमें इसको अगर हम टारगेट करें, इसको हम जितना जल्दी रिमूव कर पाए, तो उतना ही हम हमारे टेम्परेचर को भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे
हमने एक ग्लोबल मीथेन प्लेज भी ली थी। इसी में COP26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज भी ली थी हमने, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में ही इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। पीएम मोदी ने यहां पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, लाइफ, L स्मॉल I F और I कैपिटल है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कि हमें हमारे लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा ताकि हम एनवायरमेंट के हिसाब से उसको रहें, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैठे और हमेशा एसी ऑन करे रहे, नहीं, हमें थोड़ा सा एनवायरमेंट को देखते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि बिल्डिंग्स ऐसी बनाए कि एसी की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाए, कि ऑटो कूल्ड हो, उतनी ज्यादा स्पेसियस हो, ओपन हो, ठीक है। तो ये लाइफ आपको दिखाई देगा जो पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट COP27, अब अगले साल है तो अगले साल है तो हर बार ईयरली लिखवाऊंगा। कहाँ था? शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, इजिप्ट में ना। यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हमें अब सिर्फ जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं इंपॉर्टेंट उन्हीं के ध्यान दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो इंडिया के इनिशिएटिव्स यहाँ पर थे, एक तो सबसे पहला हमने 3.1 बिलियन के लिए प्लेज बेसिकली लोगों से दिलवाई थी फॉर द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे डिजास्टर्स ऐसे होते हैं, हमें पहले से इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम डेवलप करें तो शायद उतना नुकसान ना हो। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ फंड्स रेज किए गए थे, ठीक है। तो $3.1 बिलियन वर प्लेस्ड फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम। सेकेंड, इसी में ही अवेयर इनिशिएटिव, सिर्फ ई स्मॉल है। अवेयर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म लिख लो, एक्शन फॉर वाटर एडेप्टेशन, एक्शन फॉर वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। और तीसरा इनिशिएटिव था मैंग्रोव अलायंस। तीसरा इनिशिएटिव क्या था? मैंग्रोव अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट COP28, दुबई, UAE, $700 million were pledged for loss and damage fund. $700 million were pledged for loss and damage fund. तो लॉस एंड डैमेज फंड के लिए यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा, मतलब। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में मतलब सिंपल सा है, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो कार्बन एमिशंस को जो बचाएगा, जितनी जो बचा रहा है वो उसको ट्रेड कर सकता है कि मैंने इतनी कार्बन एमिशंस जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया तो मैंने बचाया है,
तो इतना हिस्सा मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप ज्यादा खर्च करोगे तो आप मेरे से ले जाना उतना और उसको इतने पैसे मेरे को दे जाना। इसको हम कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन ट्रेडिंग। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कार्बन ट्रेडिंग के अंदर आती है, तो कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत हम होती हुई देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। उसके बाद ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, वो भी यही बना था, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, और यहीं पर शुरू किया गया था लीड IT 2.0, लीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2.0, यानी टेक्नोलॉजी को भी हम उस तरीके से डेवलप करेंगे टुवर्ड्स दी, ठीक है ना, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करे। नेक्स्ट COP29 बाकू अजरबैजान, ठीक है ना, बाकू में अजरबैजान। यहां पर बहुत हंगामा हुआ था कि हम तो पैसा $3 ट्रिलियन हमें चाहिए फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में ठेंगा मिला था, है ना, कुछ फाइनेंसिंग के लिए हम फिर भी नहीं कर पाए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा बोल देते हैं हम पैसा नहीं देंगे, तुम बराबर दे रहे हो तो दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनली $1 ट्रिलियन की या $1.5 ट्रिलियन की डिमांड थी, और फाइनली जिस बात के लिए वो एग्री हुए, दैट इज $300 बिलियन। लिख लो, न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल, that is $300 billion yearly, $300 billion yearly, Billion or million? billion dollar yearly by 2035, मतलब आज से नहीं देने, वो भी 2035 के बाद से देने, ठीक है। तो ये मानती नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज। और यहां पर कार्बन मार्केट के रूल्स, क्योंकि पहले आ चुका कार्बन मार्केट हमें करना है, तो कार्बन मार्केट के रूल्स यहां पर डिफाइन किए गए थे। तो कार्बन मार्केट रूल्स वर डिफाइंड कि किस तरीके से वो ट्रेडिंग चलेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। COP30 कहाँ हुआ है? बेलम में, ठीक है। कुछ हुआ है यहाँ पर? कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर हमने फिर से कोशिश की कि हम फिर से फाइनेंसेस की बात करते हैं, $3.1 ट्रिलियन तक डिमांड करते हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं, ठीक है। बस जो इंपॉर्टेंट है, एक बेलम पैकेज यहाँ पर मिला है, जहां पर हमने कुछ 29 गोल्स की बात की है कि पेरिस डील को इंप्लीमेंट करते हैं दोबारा स्ट्रिक्टली, तो उसके लिए कुछ 29 गोल्स डिफाइन किए गए, ठीक है। तो लिख लो, बेलम पैकेज इन विच सेट ऑफ 29 गोल्स, set of 29 goals given to implement Paris deal. एक और यहां पर एग्रीमेंट हुआ था, ग्लोबल मोतिराव एग्रीमेंट, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, दैट इज कम्युनिटी ड्रिवन। कम्युनिटी ड्रिवन
ग्लोबल मुद्राओ एग्रीमेंट कि कम्युनिटी के बेस्ड बेसिकली प्लान हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दिखाई देगा यहाँ पर। और COP31 इज प्लान्ड इन तुर्की अंताल्या। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पूरे COP खत्म हो गए।